Good evening, everyone. आपको आपका टास्क सबमिशन हो गया सबका? नो मैम। अभी नहीं हुआ? टास्क हो गया ना 6 पार्ट तक? ऐसे हम टास्क तक हो गए हैं, लेकिन सबमिशन अभी तक नहीं हुआ। ओके, वो तो भी आगे बताएंगे। टास्क का वाला होगा क्लास तब, लेकिन टास्क 6 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मैं वही एक स्टार्ट। क्वेश्चन में आई थी टास्क 5 में, पार्टनरशिप वाले में जो आपसे बात हुई थी। ये आया पूरी? वही जो मैं कैबरिड कंपनी था, तो हर्षी से मेरा पार्टनरशिप हुआ था कैबरिड, तो उसमें किस तरह की पार्टनरशिप है, तो वो क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है। खाली लाइसेंसिंग एग्रीमेंट आ रहा है ऑनलाइन पे। लाइसेंसिंग एंड एग्रीमेंट है ना, सो इट्स नॉन यस इक्विटी। मैम। नॉन इक्विटी इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ना? यस मैम। ओके, नॉन इक्विटी। एक बार आप क्लियर कर लेना। नॉन इक्विटी के अंदर ही शायद नॉन एग्रीमेंट होना चाहिए कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है, कुछ इक्विटी का कुछ लेन देन नहीं होता उसमें। तो आई गेस दिस विल बी द आंसर। मैम टास्क 4 में भी दिक्कत थी क्या? कि हाउ हाउ मच वाज द डील, उसका अमाउंट बताना था, अब वो कहीं मिल नहीं रहा है अप्रॉक्सीमेटली। द अमाउंट इज नॉट शोन, सिंपली सेज। यस मैम, कहीं पे शो नहीं हो रहा है। तो आप सिंपली बोल सकते हो अमाउंट वाज नॉट शोन, और सीक्रेट ऐसा कुछ आप लिख सकते हो। सो और मैम इट्स फिर प्रॉफिट लॉस भी बोल रहा है कि कोई हम डिस्क्लोज है, कोई बता नहीं रहे हैं तो। प्रॉफिट लॉस में आई गेस आप अगर प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं आ रहा तो आप एज अ सर्विस या प्रोडक्ट से रिलेटेड कर सकते हो, या उन्होंने कुछ जो कंज्यूमर था उनका जो मार्केटिंग लेवल था वो बड़ा होगा, कंज्यूमर ज्यादा बड़े होंगे, या फिर प्रोडक्ट के अंदर कुछ नया एडवांसमेंट आया होगा, वो भी उनके लिए एक फायदा ही है। तो आप उसको भी एक कैटेगरी में लिखकर रख सकते हो। ओके मैम। या ओके। एनी अदर? और किसी को डाउट है किसी में? ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। इवन दो हमारा डिजिटल मार्केटिंग तो ऑलरेडी बहुत पूरा एक क्लास है उसका, तो थोड़ा डिटेल के अंदर जाता है। हमने पहले बात करा था बिजनेस डेवलपमेंट का पार्ट हो जाता है मार्केटिंग में। एंड डिजिटल मार्केटिंग हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट भी है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर जाते हो एंड आप कहीं से और अच्छे से सीख लेते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए, तो बहुत फायदा होता है उसका। काइंड ऑफ बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड रहता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। आप बिजनेस डेवलपमेंट भी करते हो और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत आता हो तो। अभी सिंपल सिंपल इंट्रोडक्शन रहेगा, छोटे छोटे पार्ट में होता क्या क्या है। डीप के लिए तो फिर पूरी का पूरा अलग क्लासेस ही रहेगी, तो वो ऑलरेडी दूसरे बच्चे ले रहे हैं। ओके, सो सिंपली इंट्रोडक्शन है। उससे पहले आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, राइट? आपने एड्स देखे हैं, राइट? एड्स हो गए, गूगल फॉर्म हो गए, जो भी सर्वेस होते हैं, इंस्टाग्राम लेता है, तो यू आर फेमिलियर विद ऑल दोस थिंग्स, राइट? एवरीवन? ओके, तब थोड़ा ऐसा इजी हो जाएगा क्योंकि फेमिलियर रहता है तो और अच्छे से समझ में आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग? सिंपली जो भी हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग क्यों करते हैं, कौन बताएगा? टू अट्रैक्ट कस्टमर, टू मेक प्रॉफिट। या टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट, टू इंक्रीज आवर कस्टमर बेस, या ब्रांड इमेज बिल्ड करना, ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मार्केटिंग। एंड व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? नाम से ही पता चलता है कि मार्केटिंग जो हम हमारे प्रमोशंस के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए करते हैं या कस्टमर्स के लिए करते हैं, वो हम डिजिटली करें तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है।
अब डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या हो जाता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट का यूज करते हो तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग हो गया। उसके बदले में आ जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो हम पहले बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, जो नॉन डिजिटल है, ठीक, जिसमें इंटरनेट का यूज नहीं होता है। आप टीवी पर एड भी देखोगे, वो भी हमारा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा रहता है, क्योंकि टीवी में एड में नेट यूज नहीं होता है। ओके, जो भी हम इंटरनेट से रिलेटेड मार्केटिंग करते हैं वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है। बिना इंटरनेट के जो भी हम मार्केटिंग करेंगे वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। Digital marketing is a practice of promoting products, services, and brand using digital channels and technology. It involves leveraging the internet and other digital medium to reach, engage with potential customers. Okay, so हम इंटरनेट के हेल्प से, अलग अलग डिजिटल डिवाइसेस की हेल्प से अगर हम हमारा मार्केटिंग करते हैं तो वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्लियर है सबको? ओके, देन आ जाएगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्या फर्क हो जाता है इन दोनों? द फर्स्ट फैक्टर वुड बी चैनल्स। ऑफलाइन channels such as television, radio, newspapers, magazine, or direct mail and telemarketing। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, कैसे आ जाता है? या तो हो जाएंगे वो न्यूज़पेपर्स, इसमें आ जाएगा न्यूज़पेपर्स जिसपे हम हमारे एडवर्टाइजमेंट देते हैं, जो भी बिल बोर्ड्स रहते हैं वो भी हमारा चैनल होता है। टेलीविजन और रेडियो बिना इंटरनेट के होते हैं ये, तो ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है। देन आ जाता है डायरेक्ट मेल। डायरेक्ट मेल होता है एज आई गेस एसएमएस होता है, शायद अभी तो यूज नहीं होता है, अभी तो जीमेल आ गया है। पहले यूज होता था एज अ काइंड ऑफ एसएमएस टाइप का ही मान लो आप एक दूसरे को ईमेल भेज सकते थे वो। एंड देन आ जाता है हमारा टेलीमार्केटिंग। टेलीमार्केटिंग जो आप कोल्ड कॉलिंग करते हो या फिर फोन पे कनेक्ट करते हो किसी से बात करने के लिए, वो भी हमारा ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। ऑनलाइन चैनल्स में क्या क्या आ जाएगा? जो भी आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बिना वेबसाइट के आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी डिजिटल मार्केटिंग होता है उन जो भी हमारा पूरा सर्किल रहता है, जो भी अलग अलग चैनल्स रहते हैं, अलग अलग जैसे सोशल मीडिया हो गया या ईमेल मार्केटिंग हो गया, ये लोग क्या करते हैं, सभी जो भी कस्टमर्स को अलग अलग टारगेट करते हैं, इनको ये एक जगह पे ले आते हैं। वो कौन सी जगह रहेगी? हमारी वेबसाइट। वेबसाइट पे सारे लोग आएंगे तभी तो हमारी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। ज्यादातर यही होता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग ट्राई करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोगों को एक जगह लाने का, और वो एक जगह है आपकी वेबसाइट। ओके, मोस्टली आपकी वेबसाइट होती है। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो आप, तो आपका सोशल मीडिया का जो प्रोफाइल हो गया, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल हो गया, वो हो सकता है। ईमेल मार्केटिंग ज्यादातर वेबसाइट पे ही लोगों को लेके आती है। कैसा होता है? सिंपली अगर आपने कभी देखा हो तो कुछ एड्स अगर आप देखते हो तो आप देखते नहीं हो नीचे क्लिक का एक ब्लूइश कलर का बटन आता है, क्लिक टू व्यू मोर या फिर क्लिक टू रीच द पेज ऐसा करके। अब वहां पे जब क्लिक करते हो तो वो तो डायरेक्टली या तो आपको वेबसाइट पे ले जाएगा या उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। तो डिजिटल मार्केटिंग का क्या रहता है? आपको सबसे पहला वेब डेवलपमेंट आना होता है। आपको वेबसाइट आप जब बनाते हो उसके बाद ही आप डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट करते हो। ओके, तो हमारे चैनल्स आ गए, मोबाइल एप्लीकेशंस आ गई इसके अंदर। जो भी आप फोन पे एप्लीकेशंस होती है वो भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। जो आप पॉपअप एड्स देखते हो फोन के अंदर, वो भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा। ओके, चैनल्स वापस ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो भी ऑफलाइन चैनल्स रहेंगे, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड्स एक्सेट्रा। कोल्ड कॉलिंग ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, mobile applications, advertisement, these are for the digital marketing. Okay, then आ जाएगा reach and targeting। अब कैसे कैसे reach होता है? जो traditional marketing है often has a broad reach, targeting a wide audience through mass media। Audience targeting is less precise, usually based on demographic and geographic location। इसको हम ना
टेलीविजन के हिसाब से देखेंगे। ओके, आप टीवी देखते हो, सब लोग टीवी पे एड्स आते हैं, तो कितने कितने टाइप के एड्स आते हैं, कभी मसालों के एड्स आते हैं, कभी टॉयज के एड्स आते हैं। तो इंडिया में या इंडिया के बाहर वाले भी लोग जो रहते हैं, कितने सारे लोग टेलीविजन देखते होंगे, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है वो एरिया के हिसाब से लोगों को टारगेट करता है कि किस एरिया के अंदर लोग कितने कितने रीच के अंदर है उस कंपनी की। जैसे कि एमडीएच मसाले हो गए, एवरेस्ट मसाले हो गए, ये इंडिया के प्रॉपर मसालों में से आ जाते हैं। तो अगर ये एड्स चला रहे हैं तो इनके एड्स सिर्फ इंडिया वाले देखते हैं या फिर वही लोग देखते हैं जो इंडियन टेलीविजन देखते हैं। बाहर के लोग शायद ही इनका नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि शायद इनते इंटरनेशनली एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनका जो रीच रहता है वो एरिया के हिसाब से रहता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में न्यूज़पेपर की अगर आप बात कर लो तो हर एक रीजन का, हर एक स्टेट का अलग अलग न्यूज़पेपर आता है और हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है छोटी छोटी, जो भी अपने हिसाब से अखबारों में इश्तिहार लगवाती है। ठीक है, इवन स्टेट के अंदर भी जो आपके रीजन रहते हैं, जैसे जैसे आप राजस्थान का अगर एग्जांपल ले लो तो जयपुर, जोधपुर, ये क्या हो गए, राजस्थान के अंदर के रीजन हो गए, इनके लिए भी अलग अलग अखबार रहते हैं। तो और ज्यादा प्रिसाइसली हम लोग सिर्फ उसी एरिया के लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो एरिया के हिसाब से डिसाइड होती है कि किस एरिया में कितने लोग हैं और हमें कहाँ तक टारगेट कर सकते हैं। ओके, वही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, offer a precise targeting option based on the various parameters such as age, gender, behavior, location, and more, allows for personalized and segment marketing. भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एरिया से रिलेटेड कुछ नहीं रहता है। ओके, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक भी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को टारगेट कर सकते हो। ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में ये भी फर्क रहता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर कुछ प्रिसाइज नहीं रहता है। आपका एक आइडियल कस्टमर रहेगा। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करोगे तो आप सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट नहीं कर पाते हो, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आपका एक एरिया जो है वो बढ़ जाएगा पूरा। ठीक है, आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकते हो और स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके, डजेंट मैटर कहाँ वो रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपका एक प्रोफाइल है कस्टमर का, आप उस अकॉर्डिंग जो भी कैंपेन्स है जो ऑनलाइन हम लोग बनाते हैं वो आप बना सकते हैं एंड स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब इसमें फर्क क्या रह गया, इसमें फायदा क्या रह गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पैसा बहुत लगता है। ठीक है, अगर आप अखबार के अंदर इश्तिहार भी लगवाते हो या फिर टेलीविजन पे एड्स भी आप चलाते हो तो कितने सारे लोगों देखते होंगे और उनमें से कितने ही लोग उसको खरीदते होंगे। ठीक है? हम टीवी पे इतने सारे ऐड देखते हैं तो बहुत सारे इररिलेवेंट एड्स आते हैं जो शायद हमें खरीदने भी नहीं रहते हैं। ठीक है? वही अगर डिजिटल मार्केटिंग का अगर हम एग्जांपल ले, आपने अगर इंस्टाग्राम पे देखते हो तो अगर आपको जो एड्स भी दिखते हैं वो एड्स कहीं ना कहीं आपके इंटरेक्ट से, जो भी आपके इंटरेस्ट है उससे लिंक रहते हैं। ठीक है? अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है तो शायद आपको बुक्स के लिए एड्स आते हैं। अगर आपको डांस के लिए इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है, तो आपको उसी हिसाब से एड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो क्या है, प्रिसाइज टारगेटिंग है कि आप कम पैसों में एक प्रिसाइज लोगों को टारगेट कर सकते हो जिससे आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ जाता है। एंड देन आ जाता है कॉस्ट एंड बजट। Generally require a higher budget due to the cost associated with producing pricing ads in mass media. वही जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है उसके अंदर जो कॉस्ट रहता है हमारा वो ज्यादा लगता है बजाय डिजिटल मार्केटिंग के। ओके, ये 3 पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, देन आ जाता है मेजरेबिलिटी एंड एनालिसिस। Measuring the effectiveness and the traditional marketing campaign can be challenging and often relies on survey, focus group and estimation. जो
एनालाइज करते हैं, हमने मार्केटिंग पढ़ा, ठीक है, आप बिजनेस डेवलपमेंट करते हो, तो हमेशा हम क्या कहते हैं कि आप जब भी मार्केटिंग करते हो, सेल्स करते हो, तो हमेशा उसका डेटा आपको आना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर वो डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको नहीं पता कितने लोगों ने आपका एड देखा होगा और कितने ही लोग उससे इन्फ्लुएंस होके आपका जो प्रॉफिट है या जो आपका प्रोडक्ट है वो खरीदा हो, ठीक है। आप राइट्स देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आपका, हमने एमडीएच का एग्जांपल ले लो आप, अगर उन्होंने एड चलाया होगा, ठीक है, वो एड चलाया होगा उन्होंने, एंड एड भी कितने टाइम तक चलता है, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक चलता है, तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। प्राइस दिख सकता है उनको, अपने प्रोडक्ट लगता है कि हाँ प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रिसाइसली बता सकते हैं कि कितने लोगों ने उनका एड देखा होगा और कितने लोगों ने उनका प्रोडक्ट खरीदा होगा। फॉर एग्जाम्पल कि उनका जो एड है, 100 लोगों ने उनका एड देखा होगा और उनमें से सिर्फ 5 लोग ही उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो एक बार का उनको प्रॉफिट दिखेगा, एक बार का दिखेगा उनको कि हाँ लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बट क्या है कि जो डेटा रहेगा या उस कंपनी के लिए सही है वो सही नहीं है। अगर आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और बहुत ही मिनिमम कैटेगरी के अंदर लोग आपका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो दिस इज नॉट गुड। आगे जाते जाते लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहेगा उसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा, विच इज बहुत हार्ड हो जाता है उस चीज को कैलकुलेट करना। वही डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप एड्स चलाते हो, अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हो, तो अलग अलग टूल्स एंड एप्लीकेशंस रहते हैं जिसमें आपको पल पल की खबर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो एड्स आप देखते हो, कोई भी एड्स, मैंने आपको पहले बोला था कि जो एड्स है वो एक बार के किसी ने स्टार्ट करा और वो बस चलते ही नहीं रहते हैं। कोई एक जना बैठा रहता है और देखता रहता है कि कितने लोगों ने उसको एड को देखा, कितने लोगों ने उस एड को क्लिक करा और कितने लोगों ने हमारी वेबसाइट पे आके कुछ काम करा या शॉपिंग करी, ठीक है। हर एक चीज का डेटा कलेक्ट हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो चीज बहुत हार्ड हो जाती है। अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपको सर्वेस करने रहते हैं, इंटरव्यूज लेने रहते हैं, जो भी आप एक लिमिटेड लोगों पर ही कर सकते हो, आप सब पे नहीं कर सकते हो। वही अगर डिजिटल मार्केटिंग पे अगर आप सर्वे भी करते हो, तो हमने इंस्टाग्राम का एग्जांपल लिया था, तो इंस्टाग्राम पूरे वर्ल्ड वाइड सर्वे लेता है। कितना जल्दी जल्दी 10 मिनट लगता है आपके सामने, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपने सर्वे दिया, उनको सामने फॉर्म आया, आपने क्विकली उनका आंसर दिया और उनके पास में आपका डेटा आ गया। कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत सारे लोगों को आप टारगेट कर देते हो और बहुत सारा पैसा आप उसमें बचा सकते हो। देन आ जाता है इंटरेक्शन एंड एंगेजमेंट, जो भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रहता है उसका कहीं ना कहीं जो भी कंपनीज रहती है वो कनेक्टेड नहीं रह पाती है अपने ऑडियंस से। एक वन वे कम्युनिकेशन रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। अगर हम एग्जांपल ले, टीवी पे जो एड्स चलते हैं, ओके, क्या हम कब जब छोटे रहते हैं, जब इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, तो कभी आप लोग ऐसा सोच पाते हो कि हाँ हम इन जो भी ये टीवी में एड्स चला रहे हैं इनसे हम बात कर सकते हैं, या फिर जो कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं इनसे हम बात कर सकते हैं? हम ये दिमाग में ही नहीं आता, क्योंकि टीवी पर अगर हम कुछ भी देखते हैं तो एज अ वो सेलिब्रिटी हमें चीज दिखने लग जाती है रादर देन कनेक्शन, ठीक है। टीवी पे कुछ भी दिखेगा हमें तो हम उसे एज अ सेलिब्रिटी ट्रीट करेंगे, सेलिब्रिटी ब्रांड ट्रीट करेंगे कि हाँ ये तो हमारे पहुंच से ही बाहर है। तो क्या होता है, कस्टमर्स के साथ में वो एक इंटरेक्शन एंगेजमेंट नहीं बैठा सकते हैं। कस्टमर एक, हाँ एक गुडविल रहेगी उनकी क्योंकि वो इतने बड़े पैमाने पर एड्स चला रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स का क्या उन पे ट्रस्ट बन पाएगा? वो क्या इतने कस्टमर्स को इंटरेक्ट कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे। वही डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, एड्स चलवाते हो, कुछ भी होता है, सो हर एक स्टेप पे जो लोग रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं। सर्वे भी लोगे आप तो भी लोग आपके कनेक्टेड रहेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी अगर हम एग्जांपल ले लें, सो अगर भी एमडीएच का कोई पेज निकाल के देख लो, ठीक है, वहां पे पॉसिबल है कि जो पेज वो लोग रन कर रहे हैं, जो एडमिन है पेज का, अलग अलग टाइप के पोस्ट उन्होंने लगाए होंगे, अलग अलग टाइप के इवेंट्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करे होंगे, उसकी इंफॉर्मेशन लोगों के पास में जाती है, उनके लिए वो पोस्ट डाल के रखते हैं, लोग उन पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। आप कभी देखोगे तो
कहीं ना कहीं लोगों के कमेंट्स के ऊपर वापस रिप्लाई भी रहता है उस ग्रुप एडमिन का, तो ये क्या है, हमारा कनेक्शन रहता है कि हमने जो चीज हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि अगर एमडीएच इतना बड़ा ब्रांड है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं या बात कर सकते हैं, वही चीज डिजिटल मार्केटिंग आसान बना देती है लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ज्यादा एंगेजमेंट नहीं रहता है लोगों का, बजाय डिजिटल मार्केटिंग। Adaptability and flexibility. Less flexible, slower to adapt changes to campaign are often required a significant time and resources. Okay. The next point आ गया adaptability and flexibility. जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग रहता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर हम एड्स का एग्जांपल लें, सो वो अलग अलग टाइप के एड्स बनाते होंगे, राइट। अब उस एड, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी ऐसे एड्स बनाती है जो शायद कस्टमर्स के साथ में इतना कनेक्टिव ना फील कर रहा है, ठीक। वो बहुत ऐसे ब्रॉड, बहुत ही लग्जरियस एड तो बना देती है, लेकिन वो कस्टमर्स के साथ में कनेक्टेड रहने के लिए कुछ ऐड नहीं बना पाती है, जिससे उनका इमेज जो है वो डाउन हो जाता है। बट क्या वो चीज, उस चीज को सही करना पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीवी पर एड्स चल रहे हैं और कुछ ऐसे एड्स हो गए जो शायद सही नहीं है लोगों के लिए, लेकिन स्टिल लोग उसको देख रहे हैं और उनको शायद इतना जल्दी आइडिया भी नहीं मिलेगा कि ये एड्स हमारे लिए अभी सही नहीं है, या इस एड का हमारे ऊपर एक कुछ गलत फर्क पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया, एक अडेप्टेबिलिटी नहीं रहेगा उसका। वो हैंड टू हैंड एड को कैंसिल भी नहीं कर सकते, कैंसिल भी करेंगे वो एड को तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा पैसों का, और कैंसिल नहीं करेंगे तो उनका गुडविल का, रेपुटेशन का नुकसान होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते। वही डिजिटल मार्केटिंग का अगर हम बात करें, तो एड्स जो रहते हैं अलग अलग टाइप के, आप एड्स बनाते हो उसमें कम कम पैसा लगता है, ठीक है, इतना पैसा नहीं लगता, साथ में कम पैसा लगता है। हैंड टू हैंड पता चल जाता है कि लोगों का रिएक्शन क्या आ रहा है उस एड को लेके। एड के अगर एड्स आते हैं तो आप देखते हो उस पे कमेंट सेक्शन भी ऑन रहता है, आजकल लाइक का सेक्शन भी ऑन रहता है। तो अगर किसी ने कमेंट करके बता दिया कि दिस इज नॉट राइट एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर अस, आप हैंड टू हैंड उस एड को बंद कर सकते हो और आपको इतना नुकसान भी नहीं होगा। कस्टमर से कनेक्ट रह के आप उनके अकॉर्डिंग कैसे एड्स डेवलप करने हैं वो कर सकते हो, एंड देन जो आपका एक जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बढ़ जाती है बजाय ट्रेडिशनल मार्केटिंग के। लास्ट आ जाता है लॉन्गेविटी एंड सेल्फ लाइफ। ओके, जो लास्ट पॉइंट रहेगा वही है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए ही की जाती है बजाय डिजिटल मार्केटिंग के। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर हम कोई भी एड्स का एग्जांपल है तो वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही चलती है। आप सोच सकते हो बहुत पहले के जो एड्स आते थे वो अभी नहीं आते, लाइक 10 साल पहले वो जो एड्स आते थे वो अभी नहीं आते, वो 2 से 3 साल चलते हैं, 5 साल चलते हैं, फिर वो नहीं चलते हैं। तो हर एक चीज का फिक्स टाइम रहता है, वो ज्यादा लंबे टाइम तक एक ही एक चीज को वापस रिपीट नहीं कर सकते हैं। उनको या तो एड्स जो थे वापस नए के नए एड्स बनाने पड़ेंगे, वो वापस उतना को उतना इन्वेस्टमेंट करना रहता है। तो बहुत लिमिटेड रह जाता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग बजाय डिजिटल मार्केटिंग के। डिजिटल मार्केटिंग का फर्स्ट जो सेल्फ लाइफ रहता है बहुत लंबा रहता है। आप अलग अलग टाइप के कंटेंट बना सकते हो जो अगर आप पोस्ट कर देते हो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो सालों तक उधर ही रहेंगे एंड कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा उससे। यू डोंट हैव टू बी टू अपडेटेड। देन आप टाइम के साथ में बहुत जल्दी जल्दी चेंज भी कर सकते हो और बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो बजाय ट्रेडिशनल मार्केटिंग की। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो लाइफ स्पेन रहता है वो कम रहता है बजाय डिजिटल मार्केटिंग। वापस एक बार का की फैक्टर्स फर्स्ट आ गया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग को मेजर नहीं किया जा सकता, डिजिटल मार्केटिंग को हम मेजर कर सकते हैं। इंटरेक्शन जो रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कम रहता है, एंगेजमेंट कम रहता है कस्टमर्स के साथ में, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेक्शन ज्यादा रहता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, टाइम लग जाता है कंपनी को अडेप्ट करने के लिए लोगों के साथ में। डिजिटल मार्केटिंग हाईली अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल है, आप जल्दी जल्दी लोगों के अकॉर्डिंग अपना परफॉर्मेंस या अपना कंटेंट चेंज कर सकते हो। जो लाइफ टाइम रहेगा, लाइफ जो स्पेंड रहता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का या किसी भी एक फैक्टर का, एड्स का, न्यूज़पेपर्स का, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। देन आफ्टर सम टाइम यू हैव टू क्रिएट समथिंग न्यू।
वही डिजिटल मार्केटिंग बहुत वाइड रेंज में रहता है, आप अलग अलग कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। लाइफ स्पैन जो रहती है किसी भी कंटेंट की बहुत लंबी रहती है, अगर आपको पोस्ट भी अगर कहीं पे डाल के रख देते हो तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, अगर वो 20 साल तक भी उधर रहे। ओके, क्लियर है सारे पॉइंट सबको? ओके, देन आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग चैनल। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? अलग अलग चैनल्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग होती कैसे। फर्स्ट चीज आ जाती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO। बेसिकली इसका एक बेसिक जो डेफिनेशन रहती है वो रहती है द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट टू रैंक हायर इन सर्च इंजन रिजल्ट टू इंक्रीज ऑर्गेनिक ट्रैफिक, SEPR, सर्च इंजन रैंक। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ठीक है? इसको अगर मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होके बताऊंगी तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है, देखो सर्च इंजन क्या होता है, आप अलग अलग कीवर्ड्स यूज करते हो। व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स आर दिस, वेट अ सेकंड, या दिस वन, ये है ना, टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। आपने कुछ इससे रिलेटेड सर्च करा, आपने कुछ वर्ड यूज करा, टॉप यूनिवर्सिटी इंडिया, राइट? वो वर्ड्स हमारे कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग सर्च इंजन हो गए हमारे गूगल, ठीक है? गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये क्या है? सर्च इंजन है जहाँ पे आप चीजों को सर्च करते हो, तो वो सर्च इंजन हो गया। एंड देन आप अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स यूज करते हो, वो कीवर्ड्स हो गए टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अलग अलग वर्ड जो आप यूज करते हो, वो आप अगर यूज करते हो वो हमारा हो गया कीवर्ड्स। आप इन, ये क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड्स है इनको आप जब सर्च करते हो उसके बाद में जो आपको रिजल्ट आते हैं, वो रिजल्ट आए हमारे पास में ये, राइट? तभी आपने सोचा कि सारी चीजें सब जो भी ये आर्टिकल्स रहेंगे ये शायद सिमिलर ही आपको यूनिवर्सिटीज के नाम बताएंगे। बट क्यों ये जो आर्टिकल था वो फर्स्ट नंबर पर आया बट ये सेकंड पर और ये थर्ड पे, ऐसा क्या हुआ? वो हुआ हमारा एसईओ की वजह से। एसईओ क्या होता है, आप अलग अलग कीवर्ड्स अपने वेबसाइट में डालते हो, अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखते हो, जिसकी वजह से जो रैंक होता है, इसको हम रैंक बोलते हैं। जो फर्स्ट जो आर्टिकल आया, सेकंड आर्टिकल आया, थर्ड आर्टिकल आया, ये हमारा रैंक रहता है। ये आप जब अपनी वेबसाइट को अपडेटेड रखते हो, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स, ये जो कीवर्ड्स आपने सर्च करे ना, इसी के सिमिलर कीवर्ड्स आप अपनी वेबसाइट के अंदर रखते हो, डालते हो। जब गूगल पे किसी ने सर्च करा होगा इन्हीं कीवर्ड से रिलेटेड, तो गूगल सर्च करता है बहुत सारी वेबसाइट के साथ में, कि बहुत सारी वेबसाइट्स रहती है, आर्टिकल्स रहते हैं, उनमें से सर्च करके सबसे जो बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं, सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है गूगल के हिसाब से, बेस्ट आर्टिकल्स वही रहेंगे जो टाइम टू टाइम अपडेटेड रहते हैं, ठीक है? लेटेस्ट रहते हैं, लेटेस्ट यानी कि एकदम जल्दी जल्दी 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अपडेटेड रहते हैं, ठीक है? बहुत ही एक सिस्टम के साथ में एक एक चीज, मतलब जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं बहुत सिस्टमेटिकली वो वेबसाइट बनी हुई रहती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके हिसाब से जो गूगल होगा वो वेबसाइट को रैंक करता है। वो जो हम रैंक करवाते हैं ना, वो हम बोलते हैं उसको एसईओ, कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि किसी ने अगर ये चीज सर्च करी तो हमारे साथ में ये आर्टिकल्स आ गए। अब यहाँ इन आर्टिकल्स के अंदर भी अगर हम, मैं इसके अंदर जाऊं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर आगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, हमने क्या सर्च करा था? टॉप यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, सिमिलर वर्ड आ गया टॉप 10 यूनिवर्सिटी इन इंडिया, राइट? This year have released the records of the ranking are based this top universities in India.
आपने देखा कितनी बार, 2 से 3 बार सेम चीजों को जो हमने सर्च करा था वो इन्होंने अपनी वेबसाइट के अंदर डाल रखा है। ये हो गया हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि आप सर्च करते हो अलग अलग कीवर्ड्स को, कैसे कैसे लोग जो है किस किस टाइप के कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट की रिगार्डिंग, हमारी वेबसाइट से सिमिलर जो भी वर्ड्स होंगे किस टाइप के वर्ड लोग सर्च करेंगे, एंड वही वर्ड्स हम लोग सर्च करके बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम उन्हीं वर्ड्स को हमारी वेबसाइट में डालते रहते हैं। वो क्या हो गया, अपग्रेडेशन हो गया, हम अपग्रेड करते रहते हैं हमारी वेबसाइट को, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल पॉपअप। अपग्रेड करते रहते हैं, अलग अलग वर्ड्स हम लोग ढूंढते रहते हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम हमारी वेबसाइट को बार बार अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग वर्ड्स इसमें डालते रहते हैं, ताकि किसी ने भी अगर इनसे सिमिलर मिलते जुलते वर्ड किसी ने सर्च करे हो तो हमारी जो वेबसाइट रहेगी वो सबसे ऊपर आ जाएगी। तो अभी के हिसाब से जो सबसे अपडेटेड वेबसाइट रही होगी वो शायद ये रही होगी, एंड देन दिस एंड देन दिस, ये हो गया हमारा रैंक। एसईओ समझ में आया? सबको? ओके, सो एसईओ यही रहता है हमारा। जस्ट अ सेकेंड, हम अलग अलग वेबसाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग कीवर्ड्स ढूंढते हैं, वेबसाइट को अपडेट करके रखते हैं, जिससे जब भी कोई हमारी वेबसाइट से मिलता जुलता कोई वर्ड सर्च करेगा हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली उसके सामने आ जाती है। अब फायदा क्या रहता है इस चीज से, ऐसा क्यों करते हैं लोग? 90% जो लोग रहते हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के नीचे जाते ही नहीं है, अगर उनके मतलब की चीज ऊपर ही आ जाती है तो। ठीक है, रैंकिंग कैसे होती है किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर, जो फर्स्ट रैंक पर रहेगा, देन सेकंड सिल्वर रहेगा, थर्ड ब्रॉन्ज रहेगा, वैसे ही जो लोग रहते हैं वो एक मेंटालिटी बैठा लेते हैं कि जो वेबसाइट सबसे पहले आ रही है वही हमारे लिए बेस्ट है। ज्यादा से ज्यादा वो फर्स्ट पेज पर ही स्क्रॉल करेंगे, सेकंड या थर्ड पेज पे नहीं जाएंगे। गूगल के, अगर आप गूगल पे सर्च करते हो, आप नीचे नीचे जाओगे तो नीचे पेजेस आ जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। मुश्किल से कोई 10% 5% लोग हैं जो सेकंड या थर्ड पेज पे जाना प्रेफर करते हैं, बाकी सभी लोग फर्स्ट पेज पे रहते हैं। एंड फर्स्ट पेज के अंदर भी आप स्टार्टिंग के 4 to 5 आर्टिकल्स में ही आप जाओगे, उसके नीचे आप जाते ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में यही रहता है कि हाँ अगर ये वेबसाइट ऊपर है मतलब ये सबसे बेस्ट रही होगी, या ये सबसे अपडेटेड रहेगी, या हमारा जो भी काम का मतलब जो हमें सर्च करना है वो शायद हमें इन्हीं ऊपर वाली वेबसाइट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रैंक का फायदा। ठीक? जो ही जिससे क्या हो गया, हमारे कंपिटिटर्स जो रहते हैं एलिमिनेट हो गए। अब हमने जैसा कि आर्टिकल्स देखे थे, जो फर्स्ट आर्टिकल था ऊपर ही ऊपर आ गया वो, राइट? नीचे नीचे शायद हम लोग गए नहीं, क्योंकि फर्स्ट आर्टिकल में हमें वो आंसर मिल गया। तो जब लोग दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे ही नहीं तो ऑटोमेटिकली हमारे कंपिटिटर्स जो उस वेबसाइट चला रहे हैं वो हट गए होंगे, तो कंपिटिटर्स भी हमारे कम हो जाते हैं। इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हमारी जो वेबसाइट है उसको अपडेटेड रखें, एंड ट्राई करें कि हमारा जो वेबसाइट रहेगा वो रैंक के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर रहे। ठीक है, क्लियर? देन आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। What is content marketing? Creating and distributing valuable, relevant, consistent content to attack, retain a clear, defined audience. आप अलग अलग टाइप के कंटेंट जब आपकी कस्टमर्स के लिए आप डेवलप करते हो, किस टाइप के कंटेंट हो सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे जाते हो, ठीक है, उसको एज अ सोशल मीडिया ना देखकर अगर आप सिर्फ कंटेंट के हिसाब से देखते हो, तो किस किस टाइप के कंटेंट सोशल मीडिया पे मिलते हैं? आपको फोटोज मिल जाएगी, पोस्ट मिल जाएंगे, राइट? रील्स मिल जाती है, वीडियोस मिल जाती है, तो वो क्या है, कंटेंट है जो आप बनाते हो आपके कस्टमर के लिए। लेकिन और कंटेंट कहाँ कहाँ बन सकता है? जो आप आर्टिकल्स लिखते हो ऑनलाइन, आर्टिकल्स हो गए, आपके ब्लॉग्स हो गए, पोस्ट हो गए, या अभी लिंक्डइन पे अगर आपने कुछ पोस्ट रखा होगा, या थ्रेड्स पे अगर आपने कुछ लिखा होगा, कुछ लिखना भी आपके लिए एक कंटेंट हो गया। आप कुछ लिखा है, आपने कुछ बनाया है, वो हमारा हो गया कंटेंट। हम कंटेंट अलग अलग टाइप के कंटेंट बनाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए,
इंटरनेट के लिए, जिससे लोग देखकर हमारी वेबसाइट पर आ सके। ठीक? कुछ भी कंटेंट हो सकता है, वो इंफॉर्मेटिव कंटेंट हो सकता है, किसी भी चीज का आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कुछ नया टेक्नोलॉजी अगर कंपनी ने लॉन्च करा है एंड कंपनी लोगों को नहीं पता उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, तो वो वीडियो बना के उसको यूट्यूब पर डाल देते हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करते हो गूगल के लिए भी, अगर आप सर्च करोगे आपको कुछ फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो गूगल ने कंटेंट बना रखा है, वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आप जाके चेक करके आओ तो आपको वीडियोस दिख जाएंगे अलग अलग चीज के। तो वो क्या एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हो गया कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अगर हम कुछ देख रहे हैं। ठीक है। वैसे अलग अलग टाइप के कंटेंट हो सकते हैं, कुछ इमोशनल कंटेंट भी होते हैं जिसके अंदर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हंसी मजाक रोना एंड ऑल ये सब चीजें इंक्लूडेड रहती है। कुछ मोटिवेशन वाले कंटेंट होते हैं जिसमें आप स्पीच लिख सकते हो, पोएम्स लिख सकते हो, इट्स डिपेंड कि आपका क्या ब्रांड है और आपका क्या कंपनी। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग समझ में आए, अलग अलग कंटेंट जो आप बनाते हो आपके कस्टमर्स के लिए। क्लियर हुआ सबको? ओके। देन आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। What is social media marketing? Use a social media platform, that is Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, to promote products, service, engage with customers and build brand awareness. जब आप स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो, क्या क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हमारे पास में? फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, प्रिंटर्स हो गया। प्रिंटर्स भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आ जाता है। जब आप अलग अलग कंटेंट आप बनाते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आप मार्केटिंग करते हो सोशल मीडिया पे, दिस इज व्हाट वी कॉल सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या फर्क रहता है? आप लोगों से जो इंगेजमेंट होता है, जो कनेक्टिविटी होती है, वो आप आसानी से इंक्रीज कर सकते हो बजाय किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही वाइड रेंज के अंदर है, पूरा शायद पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है, तो आप बहुत सारे लोगों को बहुत कम टाइम में टारगेट कर सकते हो, राइट। उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, अलग अलग कंटेंट बना सकते हो, एंड ऑल डिपेंड्स ऑन। इसीलिए सोशल मीडिया ही क्यों फेमस हुआ, सोशल मीडिया पर ही क्यों एड्स चलने लगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते थे, दैट्स व्हाई इट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लियर हुआ? ओके। देन आ जाता है पे पर क्लिक। ये थोड़ा सा आपको सुनने का है। जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमने एड्स देखे, राइट, सबने देखे हैं सोशल मीडिया पे एड्स, यस और नो, राइट। वही है हमारी पे पर क्लिक्स। अब सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया पर ही नहीं रहते हैं एड्स, आपके गूगल पे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकेंड, स्क्रीन विजिबल है सबको? मैंने सिंपली गूगल पे सर्च करा ब्यूटी प्रोडक्ट्स फॉर फेस, एक सिंपल मैंने सर्च करा। अब यहाँ पर तो हो गया कि ये जो हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं वो तो हमारे हो गए एसईओ। ये जो चीज आप देख रहे हो ना, पॉपुलर प्रोडक्ट्स, ये वाली जो चीज है, ये है हमारे गूगल एड्स, जो जिसके लिए हम पैसे देते हैं गूगल को, एंड देन गूगल आपके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे लिंक के साथ में अलग अलग वेबसाइट के लिए प्रमोट करेगा एंड स्क्रीन पे सबके सामने ले आएगा। ये क्या है? पॉपुलर प्रोडक्ट्स। ये हमारा एड का ही एक हिस्सा है, पे पर क्लिक का ही एक पार्ट है ये। पे पर क्लिक देखो काम कैसे करता है। पहले आप ना एड्स बनाते हो। एड कैसे बनता है? आपने कुछ पोस्ट बनाया होगा, कुछ वीडियो बनाया होगा, ठीक है।
एंड देन आप जाते हो गूगल पर, गूगल हो गया, याहू हो गया, बिंग, सॉरी नॉट याहू, बिंग हो गया। गूगल का हम एग्जाम्पल लेंगे, गूगल हो गया। गूगल पे आप क्या करते हो, गूगल आपको अलग अलग ऑप्शंस देगा एड्स के लिए कि किस टाइप के एड्स आपको चलाने हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इफ पॉसिबल। स्क्रीन विजिबल है सबको? okay? मैंने सिंपली यहाँ पे गूगल एड के अंदर में गई एंड पहले आप जब खुद का जो एड्स रहेगा वो आप क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आप जाते हो गूगल एड्स पे। यहाँ पे पहले आपको बता देता है व्हाट इज योर बिजनेस नेम, जो भी आपका बिजनेस का नाम रहेगा वो यहाँ आ जाएगा। एंड देन वेयर शुड पीपल गो आफ्टर क्लिकिंग योर एड। मैंने क्या बोला था कि जो एड्स होते हैं क्लिक करने के बाद आप कहीं पे जाते हो, आपके वेबसाइट पे जा सकते हो, योर वेबसाइट, जो फर्स्ट ऑप्शन आ गया, राइट। एंड देन आपका जो भी बिजनेस रहेगा, फोन नंबर रहेगा, जो ऐप आप डाउनलोड करवाना चाहते हो उनकी लिंक, ठीक। तो एड्स का क्या मतलब हुआ, एड्स आप जब देखते हो उस पर क्लिक करते हो तो आप कहाँ पहुंच रहे हो, उसको क्लिक करने के बाद में वो गूगल आपसे पूछता है। एंड देन राइट, ये आ गए प्लेटफॉर्म जहां पर आप ऐड कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे आपको जो एड्स है वो चलाने हैं, राइट। यूट्यूब पे जो भी एड्स आते हैं वो गूगल एड्स के हेल्प से चल जाते हैं, मोबाइल एप्स जो होंगे वो आप ऐड कर सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू। एंड देन आगे आपका ये लास्ट गोल, चूज योर गोल फॉर कैंपेन। क्या चाहते हो आपकी कैंपेन्स के साथ में, ठीक है? क्या पॉइंट है, आप चाहते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीदे, या आपको कस्टमर्स की डिटेल चाहिए, यहाँ पे सबमिट लीड फॉर्म लिख रखा है। फोन कॉल्स हो गया, कस्टमर्स आपके बिजनेस को कॉल करे, ये अलग अलग ऑप्शंस हो गए जो बिजनेस आपको देगा। ब्रांड अवेयरनेस हो गया जो आप करवाना चाहते हो। ये सब चीजों का जब आप आंसर कर देते हो देन गूगल आपसे पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। आपने एक बार का एड्स का देख लिया, ठीक है, आपका एड ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। अब एड भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ओके, दिस इज यहाँ पे पूरा बनाना पड़ेगा, सो लेट्स नॉट गो दैट डीप। ये हो गए हमारे टाइप्स, दिख रहे हैं सबको नीचे, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, इन एप्स, ये टाइप है जो यहाँ पे आप सामने देख रहे हो कि आप किस किस टाइप में आपको ऐड बनाना है। तो ये हो गया हमारा गूगल एड्स का। मैं अनशेयर कर दूं, सबने देख लिया, एक बार का क्लियर हुआ क्या कैसे हो रहा है गूगल एड्स पे काम? ओके, दैट्स गुड। ओके, अब आपने पहले तो आपने ऐड बना दिया, ठीक है, वो पोस्ट हो गया, ऐप हो गया आपका, ओके, डिपेंड्स कि आप ऐड कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो। एंड देन आप गूगल पे जाते हो और गूगल से जो भी आपने क्वेश्चनरी अभी देखी उन क्वेश्चनरी का आप आंसर करते हो। आंसर करने के बाद में गूगल आपसे एक बजट मांगता है कि किस बजट के अंदर आपको आपका ऐड चलाना है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए का आपने बजट सेट करा होगा आपके, वो गूगल आगे ही बताता है, आपने साइड पे देखा होगा यहाँ पे नीचे वो, अगर क्लिक ना करूँ या कुछ आंसर ना करूँ तो वो बजट वाले पेज पर मेरे को नहीं लेके जाएगा।
सो वो 1000 रुपए आप बजट सेट करते हो और गूगल को पे कर देते हो। ओके, आपके साइड से पेमेंट हो गया। अब वो पेमेंट कैसे चार्ज होगा? ठीक है, आप तो एक बार का चार्ज कर देते हो पूरा का पूरा। अब गूगल क्या करता है, आपका जो एड है वो चलाना स्टार्ट करता है ऑनलाइन पे कहीं पर भी, जैसा कि हमने देखा था प्रोडक्ट्स वगैरह का हो गया, यूट्यूब पर हो गया कि आपने कैसे कैसे एड्स आपने बनाए हैं। ठीक है, गूगल जब आपका एड चलाना स्टार्ट करेगा, जितने लोग आपके एड्स को क्लिक करेंगे वैसा ही एक फिक्स अमाउंट रहेगा, छोटा सा वो कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वो एक फिक्स अमाउंट हो गया 1 रुपया या 2 रुपया। ठीक है, बहुत छोटा सा अमाउंट होता है, इतना ही अमाउंट होता है। कितने लोग आपके एड को क्लिक कर रहे हैं, उतना उतना छोटा छोटा सा अमाउंट आपके बैलेंस से धीरे धीरे कटता रहता है। और आपका एड जो रहेगा वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपका जो बजट था पूरा 1000 रुपए वो पूरा खत्म ना हो जाए। तो वो हो गया हमारा पे पर क्लिक। हर एक क्लिक पे आपका थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट आपकी साइड से तो पूरा चला जाता है, बट जब वो रन करता है तो गूगल कैसे चार्ज करेगा, वो ऐसे चार्ज करेगा कि थोड़ा थोड़ा सा जो अमाउंट है 1 रुपया 2 रुपया जो भी फिक्स्ड अमाउंट रहती है आपके एड्स की, वो गूगल वो काटता रहता है। एंड जब तक काटता है तब तक वो जो पूरा 1000 रुपए आपने स्टार्टिंग में सेट करा था वो पूरा खत्म ना हो जाए। इसे हम बोलते हैं पे पर क्लिक। हर एक क्लिक पे आपको पैसा देना रहता है थोड़ा थोड़ा कर। ओके, पे पर क्लिक समझ में आया? पक्का? सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पूछ सकते हैं। पक्का? ओके, तो वो हमारा पेपर क्लिक हो गया। सेम जैसा पेपर क्लिक गूगल बनाता है वैसा ही फेसबुक भी अलग से पेपर क्लिक बनाता है। फेसबुक का अभी मैं बता नहीं सकती हूँ, टाइम कम है हमारे पास में। जैसा गूगल ने हमें ऐड बनाया ना, अभी अलग अलग क्वेश्चन पूछे, सेम वैसा ही फेसबुक भी फेसबुक एड्स आता है, उसके ऊपर आप अलग अलग एड्स बना देते हो। बस फर्क ये रहता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये जो इसके अंडर के अंदर जो भी सोशल मीडिया आते हैं, ये पॉपुलर सोशल मीडिया है, ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी पर ही काम करते हैं। इसी के अंदर ही आप जो एड्स है वो चला सकते हो। जो इंस्टाग्राम पे आप एड देखते हो वो फेसबुक एड के हेल्प से ही बना देता है। ठीक है, वो हो गया हमारा फेसबुक एड। पे पर क्लिक के अंदर आ जाता है, फेसबुक एड्स अलग होता है, गूगल एड्स अलग होता है। देन आ गया ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग, जो आप ईमेल भेजते हो, डिपेंड्स ऑन आपका प्रोडक्ट या आप क्या चाहते हो आपके कस्टमर्स के लिए। okay? ईमेल मार्केटिंग, सेंडिंग अ टारगेटेड एंड पर्सनलाइज्ड ईमेल टू अ ग्रुप ऑफ रिसिपिएंट टू प्रमोट प्रोडक्ट या सर्विस और कंटेंट। आप अलग अलग ईमेल आपके कस्टमर्स को भेजते हो, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, कुछ कंटेंट देने के लिए, या कुछ इंफॉर्मेशन भी देने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन ज्यादातर शेयर होती है इवन कॉर्पोरेट और इवन टू कस्टमर्स, ईमेल के थ्रू की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से अगर कोई रिलायंस फ्रेंड गया हो या कुछ डीमार्ट के अंदर भी गया हो तो वो आपका ईमेल लेते हैं। ईमेल लेंगे वो आपका, क्या करेंगे, कभी भी कुछ सेल आता है या कुछ ऑफर आता है तो वो आपको एज अ इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको ईमेल भेज देंगे कि दिस यहाँ से लेके यहाँ तक दिस डे टू दिस डेज हमारा ये सेल चलेगा, ये ऑफर चलेगा। वो क्या है, इंफॉर्मेशन देना आपके कस्टमर्स को। ईमेल मार्केटिंग का मेन टारगेट होता है पर्सनलाइज इंफॉर्मेशन, कि आप स्पेसिफिकली एक इंसान को टारगेट करके आप उनसे बातचीत कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और उनको अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक चेन बताई थी कि ईमेल मार्केटिंग अगर आप एकदम स्टार्टिंग के अंदर कर रहे हो तो कैसे करोगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया था ब्रांड अवेयरनेस का, कि आपको चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके ब्रांड को जाने। ओके, वो आपका फर्स्ट गोल रहेगा। तो आप क्या करते हो कि जब आपके पास में एक ईमेल का पूरा लिस्ट आ जाता है कस्टमर्स का, जब आप मार्केट रिसर्च करते हो या अदर सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो, वहां से आपको कस्टमर्स का लिस्ट आ जाता है। देन आप क्या करते हो, सबको उनके अकॉर्डिंग नाम पूरा क्लियर होता है। अगर आप ईमेल चेक भी करोगे खुद का तो आपका प्रॉपर जो नाम रहेगा उसको मेंशन करने के बाद ही पूरा जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो बताते हैं, तो पर्सनलाइज हो गया। आप एज अ ब्रांड अवेयरनेस बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजते हो, ठीक है, ईमेल भेजोगे। एंड देन आप चेक करते हो कितने लोगों ने आपका ईमेल खोला, कितने लोगों ने आपका ईमेल नहीं खोला।
जितने लोगों ने आपका ईमेल नहीं खोला है उसको आप वापस ईमेल भेज सकते हो, थोड़ा डिफरेंट करके ईमेल भेज सकते हो। एंड जिन जिन लोगों ने आपका ईमेल खोल लिया है लेकिन वेबसाइट पे नहीं गए हैं, उनके लिए आप एक और नया ईमेल वेबसाइट के लिए आप भेजते हो। अगर वो उसको खोल के वेबसाइट पे चले गए तो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए भेज सकते हो। प्रोडक्ट भी वो चल के रुक गए, उन्होंने पेमेंट नहीं करा या कार्ड उनका बकाया रह गया है, उसके लिए भी आप ईमेल भेजते हो। तो ये पूरा चेन हो जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो क्या हरकत कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, आपका ईमेल ओपन कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको अकॉर्डिंग पूरा एनालाइज डेटा आ जाता है आपके पास में। एंड देन उसके बाद में आप सिलेक्टिव लोगों को उनके हिसाब से ईमेल बाद में भेज सकते हो। तो ईमेल मार्केटिंग मेन ऐसे ही काम करता है। ज्यादातर जो ईमेल मार्केटिंग रहता है वो आजकल ऑटोमेटिक हो गया। कोई भी एक बंदा रहेगा वो नहीं बैठता है, एक एक जने को नहीं भेजता है, सारे एकदम ऑटोमेटिक हो गया है। एक सिस्टम आ जाता है कंप्यूटर के अंदर, बहुत सारा जो लिस्ट रहता है वो ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर आप अपलोड कर देते हो। एंड देन हर ईमेल का रिएक्शन कैसा होना चाहिए एंड उस रिएक्शन के बाद में किस टाइप का ईमेल उनको भेजना है, वो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उसके अंदर ट्रांसफर कर देते हो। एंड देन आप बस नीड टू जस्ट सिट बैक एंड लेट इट गो। जब आप ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट करोगे जो सिस्टम रहेगा ऑटोमेटिकली लोगों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको ईमेल भेजता रहता है। ठीक, ईमेल मार्केटिंग समझ आया? ओके, देन आ जाता है मोबाइल मार्केटिंग। Reaching the engaging customer user on their mobile devices through app, mobile website, SMS and MMS. अब आप मोबाइल फोन रहता है आपका, ठीक है? कितने लोगों के पास में अभी अगर मान के चलो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, कितने लोगों के पास में है? सबके पास में? थम्स अप थम्स डाउन अगर नहीं है तो एटलीस्ट टेल मी ना। ओके, होता क्या है, जो लैपटॉप हो गया या मोबाइल सॉरी कंप्यूटर हो गया, वो ज्यादातर लोगों के पास में नहीं होता है, लेकिन मोबाइल सबके पास में होता है। ठीक? अगर क्लास ले भी रहे हो अभी तो शायद आप मोबाइल की हेल्प से क्लास ले रहे हो, राइट? आप कंप्यूटर लैपटॉप के हिसाब से भी ले सकते हो, बट उनका एक परसेंटेज है, बट इतना ज्यादा नहीं है। बच्चे बच्चे के पास में आज मोबाइल फोन दिख जाएगा, भला ही उनके पास में कंप्यूटर लैपटॉप नहीं हो। इसीलिए मोबाइल मार्केटिंग इंट्रोड्यूस की गई कि इतने सारे लोग अगर एक डिवाइस पर है तो क्यों ना उस डिवाइस का यूज करके हम वहीं पर मार्केटिंग करना स्टार्ट करें। तब आ गया हमारा मोबाइल मार्केटिंग। अब देखो मोबाइल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आ जाती है। पहला तो कॉल आ जाता है, जो कोल्ड कॉल्स होते हैं वो भी एक मोबाइल मार्केटिंग का हिस्सा है, बट वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। मोबाइल फोन के अंदर जो आपके एसएमएस आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक हिस्सा हो जाएगा। ठीक, जो भी मैसेज आपको कंपनी साइट से आते हैं, कितने सारे मैसेजेस आते रहते हैं, आप शायद खोल के भी नहीं देखते होंगे, वो हमारा मोबाइल मार्केटिंग का हिस्सा हो गया। व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस आप यूज करते हो वो भी हमारा मोबाइल मार्केटिंग के अंदर आ सकता है। ठीक, देन आप कभी देखते हो कि आप लग से किसी वेबसाइट पर आप गए या नॉर्मली अगर गूगल पर भी आप कुछ सर्च करते हो, कभी कभी आप नहीं देखते हो ऊपर एक लाइन सी पॉपअप आ जाता है मोबाइल फोन के अंदर, नोटिफिकेशन आ जाता है जिसपे आप क्लिक करते हो, वेबसाइट पे चले जाते हो। देखा है सबने? सब तो कौन है, तीन ही तो जन है, चलो, राइट? नोटिफिकेशन आता है मोबाइल फोन में, राइट? उस पर आपने क्लिक करा और आप वो क्या हो गया, पॉपअप एड्स हो गए हमारे। ठीक है, वो भी हमारा स्पेशली मोबाइल फोन के लिए ही वो बनाया गया है। लैपटॉप में कंप्यूटर में वो ऐसे पॉपअप एड्स आते नहीं है, बहुत कम आते हैं। मोबाइल ऐप में बहुत ज्यादा आते हैं। वो इसीलिए आते हैं कि आपको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सा होता है, कुछ एक बड़ी हेडलाइन रहती है, ठीक है, बहुत सारे इमोजीज रहते हैं उसके अंदर, आप क्लिक करते हो और आप वेबसाइट पे चले जाते हो। तो वो हो गया हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, एक चीज। ठीक है, एंड देन आप आ जाता है इन एड्स, जो सॉरी इन एप्स जो एड्स आते हैं। आपने कुछ आप गेम वगैरह खेलते हो फोन के अंदर, एंड फोन के अंदर बीच में कुछ एड स्टार्ट हो जाता है, बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा अनोइंग एड्स होते हैं वो, कि बीच में ही हो जाते हैं और आप उसको शायद कैंसिल आउट भी नहीं कर सकते हो, 5 से 10 सेकंड के लिए तो आपको देखना ही रहता है। तो वो कोई हमारा
पॉपअप एड्स का एक हिस्सा है जो स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल मार्केटिंग के लिए डिजाइन है। इसी की वजह से बहुत सारे जो बिजनेसेस है आज के टाइम पे मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम लगता है, बहुत सारे लोगों को आप टारगेट कर देते हो, पॉपअप करोगे, किसी को इंटरेस्ट आएगा एक बार का तो वो क्लिक करेगा ही, जैसे ही क्लिक करेगा आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, वेबसाइट अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट शायद वो खरीद ले। तो वो हो गया हमारा मोबाइल मार्केटिंग। क्लियर हुआ ये? ठीक है, अभी 10 मिनट का ब्रेक ले लो, देन वापस आ जाता है।
स्टार्ट करें वापस? ओके, दो ही तो जने हैं और ऐसा लग रहा है क्लासेस के बजाय ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल सा टॉपिक है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत फेमस है। ओके, सो इंटरनेशनल लेवल पे फर्स्ट आ जाता है हमारे पास में शॉपिफाई। सिमिलर जैसे हमारे इंडिया में जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वैसे ये है। शॉपिफाई हो गया सेम जैसे अमेजोन, अगर आप लेते हो फॉर एग्जांपल कि आप अलग अलग स्टोर क्रिएट करते हो वहां पे, आपके पहला तो पेज रहेगा, पेज के बाद में आप स्टोर क्रिएट करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स आप वहां पे डालते हो। जो अमेजोन रहते हैं या वो क्या करता है, आपके पेजेस को या प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, आप स्पॉन्सर कर सकते हो, एड्स चला सकते हो ई कॉमर्स पे ही। एंड देन अगर कोई आपके वहां पे खरीदता भी है तो जो भी पेमेंट मेथड होता है वो भी हमारा उसी प्लेटफॉर्म पे हो जाता है, जिससे हैंड टू हैंड हमारे पास में सारे पैसे आ जाते हैं। ठीक है, सिमिलर टू अमेजोन, सॉरी, शॉपिफाई भी एक प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है। जो भी कंपनीज रहती है इंटरनेशनल लेवल पे वो ज्यादातर शॉपिफाई का यूज करती है। ओके, शॉपिफाई ऐसे क्रिएटिव है कि वो आपके अलग अलग एप्स को आप कनेक्ट कर सकते हो, जो भी एप्लीकेशंस रहती है आपको वो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो, बहुत पर्सनलाइज रहता है। ओके, आप अलग अलग टाइप के स्टोर क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स डाल सकते हो, जिसकी वजह से एंड शॉपिफाई इज नॉट लाइक ई कॉमर्स, इट्स मोर लाइक आप जब ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो उसके लिए। ओके, ई कॉमर्स वेबसाइट तो अलग हो जाता है, आज बनाने के लिए आपको क्या क्या कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं उसके लिए। तो अगर आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, वो आपको साइट बनानी है पूरी, इसलिए शॉपिफाई इज द बेस्ट चॉइस। ओके, देन आ जाता है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स भी सिमिलर टू शॉपिफाई, बट इसका फर्क ये रहता है, किसी को वर्डप्रेस पता है क्या है? एनीवन? ओके, वर्डप्रेस एक इंटरनेशनल लेवल पे जो आप वेबसाइट डेवलप करते हो ना, उसकी साइट है कि जब आप वेबसाइट डेवलप करोगे, ट्राई करो वर्डप्रेस से सीख लो। ठीक है, यूट्यूब पे जाओ, सिंपली वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो उसका पूरा प्रोसीजर देख लो। बहुत ही सिंपल है, सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप, जैसे आप कानवा अगर आपको आता है तो वैसे ही आप वेबसाइट बना, उसी वेबसाइट वर्डप्रेस का एक पार्ट है। ठीक है? जब आप सिंपल वो आपको बस एक फीचर दे देता है कि जो भी आप वेबसाइट बना रहे हो वर्डप्रेस से, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपकी वो कॉमर्स से। वो कॉमर्स में आपका जो भी स्टोर रहेगा ऑनलाइन का, वो आप आपकी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हो। देखते नहीं हो कभी कभी अगर आप बड़े बड़े ब्रांड्स के ऊपर आप जाके देखोगे, वहां पे शायद परचेज का आई गेस ऑप्शन दिखेगा आपको, अगर आप किसी वेबसाइट में जाते हो, वहां पर जाके आपको क्लियरली कितने सारे प्रोडक्ट्स है, कितने के हैं वो प्रोडक्ट्स, उन सबका रेंज क्या क्या है, कौन से प्रोडक्ट है, वो सब वहां पे आ जाएगा और आप वेबसाइट से डायरेक्टली वो चीज खरीद सकते हो। तो वो चीज होती है हमारी वो कॉमर्स से। ऐसे ही सिमिलर और एप्लीकेशंस रहती है, डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा वेबसाइट, आपने किस वेबसाइट से बनाया है, उसको आप कनेक्ट करके लोगों आपकी वेबसाइट के साथ में, एंड देन यू कैन रन योर ई कॉमर्स वेबसाइट विथ योर वेबसाइट। ओके, वैसे ही मैगेंटो भी सिमिलर है, ये नाम है अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कि जो आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, सेम गोज फॉर दीज थ्री। सिमिलर जैसा हमारा शॉपिफाई एंड वो कॉमर्स था, वैसे ही ये तीन है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इनके अंदर, क्योंकि ये बस नाम है। ओके, ये ब्रांड्स है, आप उनको सर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन चेक विद योरसेल्फ। ओके, ये तो क्लियर है ना? सिर्फ नाम है, अलग अलग कंपनीज के नाम है जो आपको ई कॉमर्स बनाने में हेल्प करता है। देन आ जाता है ऑनलाइन सेल स्ट्रेटेजी, लास्ट टॉपिक है हमारा। अब कैसे आपकी जो ऑनलाइन सेल है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ी सी सिमिलर टॉपिक्स ही है बट ठीक है। फर्स्ट आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने सर्च इंजन देखा,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आप अलग अलग वर्ड्स ढूंढते हो, हमारी वेबसाइट में लगाते हो, एंड जिससे हमारी वेबसाइट अपडेटेड रहती है एंड वो ऊपर ही ऊपर रैंक कर जाती है। ये सेल के स्ट्रेटेजीज के अंदर क्यों आ जाती है? अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं रहेगी तो गूगल आपकी वेबसाइट को पीछे पीछे डालता रहेगा। ओके, अगर आपकी वेबसाइट अपडेटेड नहीं रहेगी, अगर वो पीछे चली जाए तो ऑटोमेटिकली जो आपके कंपटीटर्स है वो आपकी रैंक में ऊपर आ जाएंगे, एंड कोई भी लोग अगर आपकी वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके कंपटीटर के पेज पे पहले चले जाएंगे, ना कि आपके। भले ही आपके प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, वेबसाइट अच्छी रहेगी, लेकिन वो अपडेटेड नहीं रहेगी तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को नीचे डाल देता है। ये चीज ना हो इसीलिए हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे हमारी वेबसाइट अपडेटेड रहे और ऊपर ही ऊपर रहे। ऊपर रहेगी तो जो भी कस्टमर्स होंगे वो हमारी वेबसाइट पे आएंगे, एंड जिससे हमारे कंपटीटर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जो सेल्स है वो बढ़ जाती है। ओके, वही कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट अगर आप बनाते हो अलग अलग लोगों से कनेक्ट करने के लिए तो लोगों का एंगेजमेंट बढ़ता है। लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा तो कस्टमर्स का ट्रस्ट बढ़ेगा हमारे ऊपर, राइट? ट्रस्ट कैसे बनेगा? जब कस्टमर्स आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। अगर वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे तो ट्रस्ट कैसे बनाओगे? आप अलग अलग इंफॉर्मेशन के आर्टिकल्स बना सकते हो, ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हो आपके कंटेंट से। आपका जो कंटेंट रहेगा वो शायद उनको डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे पहुंचा देगा, जहां से वो शायद प्रोडक्ट खरीद सके। अब डिपेंड आपका कंटेंट कैसा रहेगा, हो सकता है कुछ फनी सा अच्छा कंटेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेवकूफ पता, आई गेस यही होना चाहिए शायद, उस ब्रांड का नाम यही है ना, क्लॉथिंग ब्रांड है जो, सुना है नाम? नहीं सुना? ओके, थोड़ा सा फेमस ही ब्रांड है, आई एम नॉट श्योर यही है, बट ऐसा ही सा नाम है उसका कुछ। वो थोड़े से ऐसे फन फन टाइप के कपड़े बनाता है, राइट? सो अगर उसका आप कंटेंट देखोगे, वो कंटेंट है उसका पोस्ट, वो पोस्ट किस हिसाब से बनाता है, अलग अलग जो भी जिस अलग अलग टाइप की टी शर्ट्स हो गए, ग्राफिक्स हो गए, जो कंपनी क्रिएट कर रही है उनकी वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बनाता है, पोस्ट बनाता है, जिससे लोग देख के उसको अट्रैक्ट होते हैं एंड देन विल स्टार्ट परचेसिंग द प्रोडक्ट। सिमिलरली आप अलग अलग कंटेंट बनाते हो, जिससे लोग आपका कंटेंट देखेंगे, अट्रैक्ट होंगे आपसे, क्यूरियस रहेंगे आपके लिए आपके कंटेंट के लिए। अगर एक क्यूरियोसिटी जगा देते हो तो शायद वो आपकी प्रोडक्ट परचेसिंग में भी हेल्प करेगा। देन आ जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करते हो, अलग अलग पोस्ट आप बनाते हो, रील्स बनाते हो, इंगेजमेंट आपका जो लोगों का है वो अगर आप बना देते हो तो शायद लोग आपका प्रोडक्ट और खरीदने लग जाते हैं। एग्जाम्पल ले लो ब्लिंकिट का। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में ब्लिंकिट क्या कर रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा, सिंपली वो कोई भी मीम पेज रहेगा उसके नीचे जाके देखो, ब्लिंकिट का अभी के टाइम पे आपको एक ना एक कमेंट तो दिखेगा। ब्लिंकिट हो गया, स्वेगी हो गया, अभी वर्ल्ड कप गया था तो ब्लिंकिट अलग अलग हर एक वर्ल्ड कप के मैच के बाद में एक कार्टून बनाता, एंड आई गेस वो शायद सबने देखा होगा कि जिससे वो ट्रॉफी एक टीम के साथ निकाल के दूसरी टीम को दे देता है, एंड में जो टीम रहती है वो हमारी इंडियन टीम रहती है एंड उनको वर्ल्ड कप ट्रॉफी मिल जाती है। तो वो क्या है, कंटेंट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग का दोनों का मिला के कर दिया उसने। कंटेंट बनाया उसने वो पूरा वीडियो, एंड वो वीडियो उन्होंने एज ए एड या एज ए रील उन्होंने अपने पेज में चलाया, जिससे लोग अट्रैक्ट हुए और उनकी एक इमेज बिल्ड हो जाती। तो उस इमेज को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। देन आ जाता है ईमेल मार्केटिंग। सेम जैसा हमने पहले ही बात करी थी, लोगों से पर्सनली आप कनेक्ट होते हो, लोगों के जो भी डाउट्स आते हैं, कस्टमर्स के जो भी डाउट्स आते हैं वो आप क्लियर कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हैं। कस्टमर कैसे होंगे? आपकी वेबसाइट पर आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, जो कंपनी का, नॉट आपका पर्सनली, जो कंपनी का ईमेल आईडी होता है वो, या फिर जो कस्टमर सपोर्ट नंबर होता है वो। किसी भी कस्टमर को प्रॉब्लम आएगा वो डायरेक्टली आपके ईमेल आईडी में जाके क्लिक कर सकता है, या उस कॉपी पेस्ट करके जीमेल में आपको ईमेल भेज सकता है, एंड देन आपका जितना जल्दी जल्दी उनको रिप्लाई जाएगा, जितना ज्यादा आप उनका एंगेजमेंट बढ़ाओगे, उतना जल्दा कस्टमर्स है वो आपसे कनेक्टेड होते जाए। ठीक है, ये 4 पॉइंट समझ में आए? Okay.
देन आ जाता है पेपर क्लिक। पेपर क्लिक आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी सेल्स के लिए। जैसा कि हमने देखा था अभी, आप अमेजोन का अभी हमने सर्च करा था, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का हमने सर्च करा था, तो वहां पे अलग अलग पेजेस के एड्स आपको दिखे थे, राइट, जो बॉक्सेस दिख रहे थे वो। आप जब उन बॉक्सेस पे क्लिक करोगे ना, ऑटोमेटिकली उस पेज पे चले जाओगे। आप उस पेज पे चले जाओगे, देखोगे कि क्या वो प्रोडक्ट हमारे लिए सही है या नहीं है, प्रोडक्ट आपको पसंद आया, हैंड टू हैंड उसी पेज से आपने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन मेथड से खरीद लिया। कितना जल्दी जल्दी सेल हो गया किसी भी कंपनी का, वो हो गया हमारा पीपीसी का एडवांटेज। बहुत जल्दी जल्दी जो सेल्स अगर आपको करवानी है तो आप पीपीसी का हेल्प लो, लोगों को क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, अलग अलग कंटेंट बनाओगे, एड्स चलाओगे, एड्स में क्लिक करते ही उनको डायरेक्टली आपके मेन प्रोडक्ट पे पहुंच जाना चाहिए, जहां पे आपका मेन प्रोडक्ट है, जो भी एड जो उसके लिए आप चला रहे थे। जस्ट नीचे उसके आपका जो भी रहता है कि हाँ बाय नाउ का ऑप्शन रहेगा, बाय करेंगे, पेमेंट करेंगे, एंड थोड़े ही दिनों में उनके पास में वो जो प्रोडक्ट है वो घर पहुंच जाएगा। तो कितना जल्दी लगा, सिर्फ 2 से 3 दिनों में पूरा का पूरा जो सेल है वो हो गया। वो हो गया हमारा पीपीसी का एडवांटेज, एंड पीपीसी की हेल्प से ही आप आपका जो प्रोडक्ट सॉरी जो आपका सेल्स है वो इंक्रीज कर सकते हो, और वो ऐसे ही इंक्रीज होती है। अब पीपीसी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी रहता है, यूट्यूब पे रहता है, ठीक है, यूट्यूब पे भी जो आप एड्स देखते हो ना, बीच में आ जाता है, स्टार्टिंग में आ जाता है, सॉरी, वीडियो चलाने से पहले 5 से 10 सेकंड का वीडियो आता है जिसको शायद आप स्किप नहीं कर सकते हो, तो वो भी हमारा उसका ही एक हिस्सा है, पार्ट है। अलग अलग आप वीडियोस चला सकते हो यूट्यूब पे, जिसको भी जो लोग हैं क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे चले जाए या प्रोडक्ट के पेज पे चले जाए जो प्रोडक्ट के लिए आप वीडियो बना रहे हैं। देन आ जाता है अफिलिएट मार्केटिंग। ये थोड़ा सा पहले ऊपर नहीं दे रखा था, मैं आपको बता देती हूँ अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है, जो शायद आप लोग करोगे, ठीक है। आपको शायद सर ने एक ऑफर दिया होगा जिसके अंदर आपको प्रमोट करना है कंपनी को, एंड देन पर जो भी आपके आपसे साइड से जो भी स्टूडेंट कनेक्ट होंगे हमारी कंपनी से, आपको शायद उसका एक कमीशन मिल जाएगा। यही बताया था सर ने, राइट, शायद 100 रुपीज या समथिंग ऐसा कुछ था, राइट। वो हमारे अफिलिएट मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल हो गया। आप क्या एम्प्लॉय हो हमारी कंपनी के, फॉर एग्जाम्पल आप इंटर्न कर रहे हो, ठीक है, बट यू नॉट एज अ परमानेंट एम्प्लॉय राइट नाउ, ठीक है। आप एक थर्ड पार्टी हो, और आपका काम इतना ही है कि आप लोगों से कनेक्ट करो, लोगों को कनेक्ट करके हमारे बारे में बताओ, एंड देन इफ वो अगर आपके सजेशन से हमारे पास में आ रहे हैं तो वो हमारी साइड से तो सेल हो गई। आपने जब उस चीज को से आपने वो चीज सेल करवाई, उसका आपको एक कमीशन मिल गया या एक प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया। बिना कंपनी के अंदर पूरा काम करे, सिंपली आप कंपनी एज अ कमीशन बेसिस पे अगर आप काम करते हो, कनेक्टिविटी का अगर आप करते हो, सेल्स अगर आप करते हो, भले ही आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, और उसकी बजाय पर सेल के हिसाब से अगर आप पैसे चार्ज कर रहे हो या कमीशन चार्ज कर रहे हो, तो वो हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा हो जाता है। ज्यादातर ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो करते हैं कि उनका इंस्टाग्राम का पेज रहता है, सो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए बनाते रहते हैं। हो सकता है कंपनी के साथ में एज ए वो एफिलिएट मार्केटिंग के हिसाब से वो कनेक्ट हो जाते हैं, और थोड़ा एक ही प्रोडक्ट पे ज्यादा वो जोर डालते हैं, जिससे क्या होता है, लोग थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं, एंड दे विल स्टार्ट द परचेजिंग द प्रोडक्ट। सिमिलर होता है कमीशन बेस्ड पर, अगर आप किसी कंपनी के साथ में काम कर रहे हो तो वो हो जाता है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग। ये समझ में आया? ओके। देन आ जाता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हमारे सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही हिस्सा है, बट अब वो थोड़ा ब्रॉड हो गया है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अब थोड़ा ब्रॉड हो गया है, सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी नहीं रहा है, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी चला गया है। इसलिए इसलिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अलग से अब हमारे पास में आ गया है। सिंपली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है, कंपनी अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढती है अपने अकॉर्डिंग। अलग अलग आप इन्फ्लुएंसर देखते हो, तो आपको फाइनेंस के इन्फ्लुएंसर मिल सकते हैं जो आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग, बजट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। कुछ लाइफस्टाइल के इन्फ्लुएंसर आपको मिल सकते हैं जो फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, रहन सहन कैसा है उनका, उनसे रिलेटेड आपको अलग अलग वीडियोस बनाते हैं। कुछ फूड कैटेगरी के रहते हैं जो सिर्फ अलग अलग रेसिपीज ही शेयर करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो तो अलग अलग टाइप के इन्फ्लुएंसर्स इंस्टाग्राम में हैं।
अब कंपनी अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग वो इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करती है, कनेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल एमडीएच का मसाला हो गया, सो अभी एमडीएच मसाले में कोई प्रॉब्लम आई थी, अगर आपको किसी को पता हो तो उसका आई गेस कुछ मटेरियल था वो शायद हार्मफुल था ह्यूमन बॉडी के लिए, और उसका एक स्टडी आ गया था। सो अब अगर एमडीएच को उसको वापस रिकवर करना है तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का हेल्प लेगा। फॉर एग्जाम्पल जो भी फूड वाले इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अलग अलग रेसिपीज देते हैं, उनको वो सिंपली बोल देंगे आप हमारे मसाले यूज करके टेस्टी टेस्टी रेसिपीज आप डेवलप करो या खाना बनाओ। खाना बना के आप सिंपली प्रमोट कर दो कि हाँ हमने ये मसाला यूज करा। जो भी हम लोग रेसिपी को देखेंगे हम ऑटोमेटिकली दिमाग में ये बैठा लेंगे अगर हमें यही रेसिपी ट्राई करनी है, ऐसी ही रेसिपी बनानी है, तो हमें वही मसाला यूज करना रहेगा जो उस इन्फ्लुएंसर ने यूज करा। तो ऑटोमेटिकली हम वही मसाला वापस खरीद के आ जाएंगे। ये हो गया हमारा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक इन्फ्लुएंस। ठीक है, इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं, कैसे कैसे रहते हैं, उसको हम कॉपी करने का ट्राई करते हैं। अगर हम कॉपी करेंगे तो जो प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर यूज कर रहे हैं वही प्रोडक्ट हम खरीदेंगे भी, भले ही ट्राई के लिए खरीदे लेकिन एक बार का तो खरीदेंगे। और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कितने सारे लोग जो है साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। मिलियंस के अंदर उनके फॉलोवर्स रहते हैं, इवन फॉलोवर्स नहीं भी रहते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पास में उनके पोस्ट या रील्स चली जाती है एल्गोरिदम के हिसाब से। देन लोग उनको देख सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट को ट्राई करने के लिए भी अगर प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भी कंपनी का प्रॉफिट ही होगा। जिसके बदले में जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कुछ फिक्स अमाउंट रहेगा उनका, वो चार्ज करते हैं एंड देन कंपनी का भी सेल जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ओके, देन लास्ट में आ जाता है कस्टमर रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल। encourage satisfied customers to leave reviews, testimony, building trust and social proof for the potential buyer। लास्ट में आ जाता है तो सोशल मीडिया पे या फिर ई कॉमर्स पे अमेजोन पे आप देखो अलग अलग रिव्यूज रहते हैं प्रोडक्ट्स के, वो रिव्यूज हो जाते हैं हमारे कस्टमर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल का एग्जाम्पल। क्यों कंपनी चाहती है, अगर अमेजोन चाहता तो शायद उनकी रिव्यूज को वो हटा भी देता। क्यों? क्योंकि अगर किसी के पास में प्रोडक्ट खराब आया, उसने खराब रिव्यू दे दिया तो कौन ही उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। लेकिन फिर भी अमेजोन जो खराब रिव्यूज रहेंगे उनको भी दिखाता है कस्टमर्स को। क्यों? कस्टमर्स के साथ में कनेक्शन या ट्रस्ट बैठाने के लिए। आप देखोगे रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे किसी प्रोडक्ट के तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे, लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको ट्रस्ट हो गया अमेजोन पे कि हाँ हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट खराब आएगा तो हम रिव्यू देख लेंगे एंड देन वी विल बी सेफ कि वो प्रोडक्ट हमारे साइड से कुछ खराब हम ना लें। तो हम ऑटोमेटिकली अमेजोन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। बट इस चीज को हैंडल कैसे करें? ज्यादा से ज्यादा अगर नेगेटिव रिव्यू आ जाता है तो हो सकता है कंपनी पे फर्क पड़े। तो कभी आप देखते हो अमेजोन का बस सिंपली चेक करना, जो भी रिव्यू देखोगे अच्छे अच्छे जो रिव्यूज रहते हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगे, खराब रहेंगे वो नीचे रहेंगे। ठीक है, रिव्यू है बट दिखने का भी तो रहता है। आप सिंपली 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो अच्छे रिव्यूज ही आपको दिखेंगे, खराब बहुत ही एकदम खराब प्रोडक्ट रहेगा तो ही दिखेंगे, वरना जो भी खराब रिव्यू रहेगा वो हमेशा नीचे रहता है। ये जरूर मैनिपुलेशन अमेजोन करता है ताकि कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहे और कंपनी पर भी कुछ खराब वैल्यू ना पड़े उसको। ये क्लियर है? ओके, पूरा क्लियर है यहाँ तक? आई गेस ओवर हो गया हमारा। नहीं अभी और बाकी है। अच्छा ठीक है, देन आ जाता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कंटिन्यूअसली टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट एलिमेंट। सेम कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, जो आपकी वेबसाइट है उसको आप ऑप्टिमाइज करते हो। एसईओ सिमिलर है, एसईओ में आप फोकस करते हो आपके वर्ड्स पर कि किस टाइप के वर्ड आप डाल रहे हो आपकी वेबसाइट पे। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन पे आप पूरी वेबसाइट पर आप फोकस करते हो कि पूरी वेबसाइट में जो अलग अलग पेजेस रहेंगे वो कैसे हैं, डिजाइन आप चेंज करते रहते हो, लेआउट रहता है आपके वेबसाइट का वो आप चेंज करते हो, प्रोडक्ट कहाँ पर है, क्या दिख रहा है, रिव्यू कहाँ पर है, जो पूरा वेबसाइट है ना उसको जब आप अपडेट करते हो तो वो हमारा कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमेशन हो गया।
जिससे भी फर्क पड़ता है। अगर आपकी पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज रहती है तो भी वो हमारे सर्च इंजन में ऊपर ही ऊपर रैंक करती है। सिमिलर एसईओ के अंदर, एसईओ में हम लोग वर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। इसमें हम पूरा हमारी जो वेबसाइट रहेगी उस पे फोकस करते हैं। ओके, देन आ गया रीटारगेटिंग कैंपेन्स। रीटारगेटिंग कैंपेन ज्यादातर ई कॉमर्स वेबसाइट करती है। आप कभी देखते हो कि आपने कुछ कार्ट सेव कर रखा है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, अगर आपने उनका ईमेल सब्सक्राइब कर रखा हो, कि आपने भले ईमेल सब्सक्राइब ना कर रखा हो उसका भी ऑप्शन रहता है, अगर आप उनका ईमेल सब्सक्राइब करते हो तो आपको टाइम टू टाइम भेज सकते हैं वापस ईमेल, ये बताने के लिए कि आपने कुछ प्रोडक्ट सेव कर रखे हैं, आप खरीद लो वरना वो खत्म हो जाएंगे, उसका इंफॉर्मेशन देने के लिए। आप ऑलरेडी उनके कस्टमर्स हो फिर भी वो आपको बार बार ईमेल भेजते हैं, क्यों? कस्टमर्स की लॉयल्टी रखने के लिए। हर एक चीज का इंफॉर्मेशन आपको देंगे, कुछ डिस्काउंट आ जाता है, सेल आ जाता है, तो उसका भी इंफॉर्मेशन देने के लिए वो आपको ईमेल भेजते हैं। वो क्यों भेजते हैं? उसको हम रीटारगेटिंग करते हैं। एक बार टारगेट कर दिया आपने कस्टमर को, कस्टमर हमारा बन गया, वापस कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन करने को आप वापस उनको अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग इवेंट्स के लिए ईमेल भेजते हो, या अलग अलग इवेंट्स के लिए आप कैंपेन करते हो, वो हमारा रीटारगेटिंग कैंपेन हो गया। उसी का एग्जांपल ले लो, अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कुछ आपने देखा, आपने खरीदा नहीं, अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे चले गए, उन्हीं का एड आपको वापस दिख जाएगा, सिमिलर प्रोडक्ट का एड्स आपको वापस दिख जाएगा। वो भी हमारा रीटारगेटिंग का कैंपेन का एक हिस्सा है, जिसमें ट्राई करती है कंपनी आपसे और ज्यादा परचेज करवाने को। ठीक, लॉयल्टी प्रोग्राम हमने पहले ही बात करी थी कि जो आप कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हो प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, सॉरी, रिवॉर्ड्स देते हो, डिस्काउंट दे दिया आपने, सेल्स जो टाइम टू टाइम आती रहती है, वो हमारे लॉयल्टी प्रोग्राम हो गए, जिससे कस्टमर्स हमारे एंगेज रहे हमसे और हमसे बार बार प्रोडक्ट खरीदते रहे। ठीक है, सेम गोज फॉर मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? इंश्योर योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली, प्रोवाइडिंग अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स ऑफ स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। ये जब थोड़ा डिटेल में आप पढ़ोगे तो ये मोर है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आप पहले बनाओगे आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे, उसके अंदर ऑप्शन आता है देखने के लिए कि जो आपकी वेबसाइट है वो आपके फोन में कैसी दिखेगी, उसका एक ऑप्शन आता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लैपटॉप की या कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है और हमारे मोबाइल फोन की जो स्क्रीन रहती है वो छोटी रहती है। हो सकता है आपने एक हेडलाइन दे रखा है ऊपर, और थोड़ा गैप देखे आपने कुछ लिख रखा है उस हेडलाइन के रिगार्डिंग। मोबाइल एप्लीकेशन में वो जो गैप है वो बहुत ज्यादा दिख जाता है, क्योंकि एक कंप्रेस हो जाती है हमारी जो भी वेबसाइट रहती है वो, और अगर गैप ज्यादा रह जाता है हमारे कंटेंट के अंदर तो थोड़ी सी खिचपिच सी हो जाती है हमारी वेबसाइट। इसीलिए हम लोग मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि जब भी हम वेबसाइट बनाएंगे हम हमेशा ये चेक करेंगे अलग अलग डिवाइसेस या अलग अलग स्क्रीन के अंदर कि हमारी जो वेबसाइट है दिख कैसी रही है। ठीक है? आप अलग अलग वेब स्क्रीन को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो उनपे। जब आप वेबसाइट डेवलपमेंट अगर आप सीखते हो तो उसमें ऑप्शन आता है ये कि आप अलग अलग स्क्रीन पे प्ले कर सकते हो खुद का वेबसाइट कि कैसा दिख रहा है, एंड देन यू कैन डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरी स्क्रीन। वो हो गया हमारा मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन। मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग हम लोग हमारे कैंपेन्स या वेबसाइट ऑप्टिमाइज करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि अगर कोई हमारे मोबाइल फोन से भी हमारे वेबसाइट चेक करे तो भी आसानी से उनको सारी चीजें मिल जाए और खराब ना लगे हमारी वेबसाइट दिखने में। इस क्लियर? अब केस स्टडी करोगे क्या? दो तो जने हैं और क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कितने आंसर दोगे फिर? करना है केस स्टडी? अरे सी यस और नो। मैम जैसा आप सही समझे। मेरा तो क्या, आप बताइए, आप ही पढ़ोगे, मेरा तो कुछ नहीं है। सिंपल केस स्टडी क्या है, थोड़ी सी ऐसे डिस्कशन रिलेटेड है। एक छोटी सी केस स्टडी है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं हमारे पास में। अगर जने ज्यादा होते तो कर लेते, बट जने ही नहीं है तो क्या करें।
और सारा डिस्कशन का ही है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक आंसर कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्कशन की केस स्टडी है। करनी है कर सकते हैं, अभी टाइम थोड़ा बचा हुआ है। या मना कर दिया, कल करते हैं। ठीक है सर। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सिंपल छोटी सी केस स्टडी है, ये इतनी इतनी। Wait, ये बहुत ज्यादा हो गया। डन। ओके, अब ये कुछ डिस्कशन के क्वेश्चंस है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लो, थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि सिर्फ डिस्कशन का है, स्पेसिफिक आंसर कुछ नहीं है। कुछ नहीं समझ में आए देन यू कैन रिवर्ट बैक टू, या फिर हम लोग वापस अगर सब लोग आ जाए तो हम एक बार का वापस इस केस स्टडी को कर ले एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर, ठीक? ओके, दिस वन द लास्ट। एक बार पढ़ लेना, सिंपली डिस्कशन क्या है, आपको थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, कैसे कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। बस वही चीज आपको थोड़ी सी डिस्कस करनी है। एंड कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना, अगर सब लोग राजी रहे इसको करने के लिए तो हम लोग एक बार का वापस उसको पढ़ लेंगे। डन? सबको कुछ डाउट है पूरे सेशन में, किसी भी चीज में? ओके, ठीक है, ठीक है, अब आप लीव करना स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन थैंक यू मैम। एंड गुड Thank you, नाइट। ma'am. यस।